फ्रांसीसी क्रांति के बारे में हम लोग देख रहे थे। आपको भी लग रहा हो कि फ्रांसीसी क्रांति कितना लंबा चलेगा, तो फ्रांसीसी क्रांति को आज हम खत्म करेंगे। फ्रांसीसी क्रांति को आज खत्म कर लिया जाएगा, लेकिन अब फ्रांसीसी क्रांति में जो कुछ चीजें हैं उसको जरूर आप लोग, इसलिए कि जब जोड़ेंगे उसको आगे तो 1 मिनट में 2 मिनट में पीछे का रिकॉल कर लीजिए हमारे साथ। हम देखिए 2 चीज बताए थे, एक बताए थे पार्लमा और एक बताए थे स्टेट जनरल। पार्लमा और स्टेट जनरल। पार्लमा में जो बैठक होती थी ये राजा करते थे किसके साथ, तो एक पादरी के साथ और एक कुलीन के साथ। मैंने कुलीन मतलब अमीर लोग था, सामंत जो लोग थे, ये ध्यान रखिए। स्टेट जनरल में तो ये दोनों तो शामिल थे ही, अर्थात पादरी भी थे, कुलीन भी थे और सर्वसाधारण भी थे। अब समझिए कि राजा जो है बैठक तो करते थे, यानी बैठक राजा इस पार्लमा का बैठक हमेशा होती थी, लेकिन ये जो बैठक है लगभग 175 वर्ष तक नहीं बुलाई गई थी। जब 175 वर्ष तक नहीं बुलाई गई थी, तो जब ये बैठक बुलाने के लिए राजा बोले, इसलिए कि लुई 16वां के पास कर्ज था, तो जब राजा को टैक्स लगाना होगा, तो हम बताए थे कि टैक्स जो देता है तो यही सर्वसाधारण लोग ही टैक्स देता था, सर्वसाधारण लोग ही टैक्स देता था। तो यानी ये बैठक में तो यहाँ तक कि पादरी कुलीन जो ये पादरी है, इसको ये सर्वसाधारण पर भी टाइल्स नामक टैक्स लगाने का अलग से पावर था, जो राजा इनको दिया था कि आप अपने स्वेच्छा मुताबिक इस टैक्स को लगा दीजिएगा। तो जब बैठक नहीं हुआ था तो राजा बोले, यानी लुई 16वां की देखिए स्टेट जनरल का बैठक बुलाइए। सब लोग खुश है, पादरी भी खुश है, कुलीन भी खुश है, सर्वसाधारण भी खुश है। पादरी सोच रहे हैं कि टैक्स लगाने का पावर एक ही वो है टाइप नामक, एक आध पावर और हम यहाँ लेंगे राजा से, ये हुआ। कुलीन सोच रहे हैं, यानी सामंत वर्ग सोच रहे हैं कि देखिए पहले के राजा कुछ हमारी शक्तियां को छीने हैं, कुछ शक्तियां हम मांगेंगे यानी बढ़ाएंगे। सर्वसाधारण कह रहे हैं कि जी कर्जे न है, मान लीजिए कि 10 अरब लिब्रे कर्जे न है, तुरंत भरा जाएगा, लेकिन बस खाली ये दोनों पर टैक्स लग जाना चाहिए, ये दोनों पर यानी पादरी और कुलीन पर टैक्स लग जाना चाहिए। इस सर्वसाधारण पूरे तैयारी से गए हुए हैं, 30-35 हजार गरीब का चिट्ठी भी लेके पहुंचे हुए हैं कि राजा को तुरंत दिखाएंगे कि देखिए सर ऐसे ऐसे हम लोग का मांग है, ये ऐसे दिक्कत है, वो दिक्कत है। लेकिन होता क्या था कि बैठक जब हुई तो बैठक में थोड़ा सा खाली हमारे साथ समझिए आप लोग, बैठक में कहा जाता था कि देखिए एक पादरी हो गए, कुलीन हो गए और सर्वसाधारण, इन लोग से 300 रिप्रेजेंटेटिव पहुंचते थे, इनसे भी 300, लेकिन सर्वसाधारण से 600। ऐसा पहले से ही फिक्स था। तो जब पहले से फिक्स था तो अब देखिए ये 300 जो है, ये 300, तो इसका जो वोटिंग होता था वो पहले से स्टेट वाइज में होता था, यानी 300 मिलके एक वोट करेंगे, ये भी एक वोट करेंगे, ये भी एक वोट करेंगे, और जिसका बहुमत होगा वो पारित हो जाएगा। तो ई और ई राजा के जो कहते थे वो दोनों मान के ईब कितनों चिल्लाते रह गए, लेकिन इनका नहीं सुना जाता था। अब हुआ क्या कि वहीं पर एक व्यक्ति आए रूसो, यही रूसो कॉमनवेल्थ का सिद्धांत दिए। कई लोग इतिहासकार या कई लोगों का मानना है कि इस रूसो अगर नहीं होते तो ये फ्रांसीसी क्रांति नहीं होता, रूसो का यदि जन्म नहीं होता तो ये फ्रांसीसी क्रांति नहीं होता। ये लोग बोला कि नहीं, इससे वोटिंग नहीं होगा, जितना लोग है प्रत्येक व्यक्ति से पूछ लीजिए, जिसका वोट ज्यादा उसका बिल पारित कर दीजिएगा। राजा बोले कि नहीं,
पहले से स्टेट वाइजिंग वोटिंग होती है। और ये लोग, अब देखिए ये लोग भी बोले कि नहीं तो इस बार ऐसे नहीं होगा, और ये भीड़, यही जो भीड़ है, ये भीड़ बाहर के लिए कूच कर गई। कहाँ के लिए? तो वहीं बाहर में एक टेनिस मैदान था, समझिए, ये सब बता चुके हैं। ये टेनिस मैदान था, और यही टेनिस मैदान से ही हम लोग देखे थे कि एक बास्तिल का किला जो था, जिस किला को तोड़ने के लिए बोला गया कि बास्तिल का किला बचा लीजिए राजा से ही। राजा भी अपनी ताकत लगा दिए लेकिन बचा नहीं पाए। यही से के बाद फिर ये बास्तिल का किला तोड़ने के बाद हम लोग देखे थे कि लोग अब राजा के पास पहुंचे थे, तो राजा तो हारे हुए हैं, ये लोग जो बोले राजा मानने के लिए तैयार थे। यहीं से हुआ कि देखिए राजा आप ही रहिए, यहाँ राजा मारने के लिए थोड़ी गया लोग, राजा आप ही रहिए, लेकिन हम लोगों के अनुसार चलिए, कुछ संविधान बनाइए जिसके तहत आपको चलना होगा। तो राजा भी यानी लुई 16वां अभी है कि नहीं? तो ये लुई 16वां अभी हैं, कंटिन्यू राजा है, आप राजा रहिए। बोले कि चलिए ठीक है। अब यहीं से देखिए अब मध्य वर्ग खुश है कि जो हम लोग चाहते थे कि राजा हमारे अनुसार चले, तो ये सब राजा मानने के लिए तैयारी हैं। तो यहां से जो वर्ग है, एक वर्ग है मध्य वर्ग, मध्य वर्ग, ठीक, और एक वर्ग है रेडिकल वर्ग। देखिए मध्य वर्ग खुश है यहां से कि नहीं नहीं अब जो हम लोग चाह रहे हैं वो हो गया है, लेकिन रेडिकल वर्ग में क्या है कि यहां से दो पार्टियां बनती है। एक पार्टियां जीरनदस्तो और एक पार्टियां जैकोबियन। यही जैकोबियन का हम बताए थे कि सदस्य कौन लिए थे? अरे मैसूर के राजा टीपू सुल्तान, ठीक। जैकोबियन के जो हेड थे वो हेड थे ब्रिसो, और जैकोबियन के जो थे ये थे रॉब्सपियर। अब ध्यान दीजिएगा, क्लास की कड़ी अब बढ़ रही है। ब्रिंसो और रॉब्सपियर, ये मध्य वर्ग कह रहा है कि नहीं अब हो गया है, तो जो क्रांति हम लोग चाह रहे थे समानता के लिए, राजा अपना कानून बनाइए दिए, आए अपना हो गया। अब यहाँ से भी मध्य वर्ग दिमाग कहाँ लगाया था कि नागरिकों को ही कई भाग में बांट दिया, निष्क्रिय और आपको सक्रिय। बोले कि वोट वही करेगा जो सक्रिय रहेगा 25 साल से ऊपर, और जो 3 दिन का टैक्स कम से कम दे रहा हो। अब समझिएगा बात को थोड़ा सा, 3 दिन का टैक्स दे रहा हो। तो यही रॉब्सपियर, ब्रिंसो, ये दोनों मिलके अपना बोले कि नहीं ठीक है। तो राजा जो थे ये ब्रिंसो और रॉब्सपियर, तो ब्रिंसो बीच बीच में कहता था कि ये सही नहीं है, अब हम लोगों को भी विकास की बात करना चाहिए। रॉब्सपियर इनको भी मार दिया। और हम बताए थे कि इसके भी कुछ सहयोगी थे, जैसे दांते थे, हर्बर्ट थे। ये दोनों को भी फिर, दोनों तो फिर पहले तो बहुत तारीफ कर रहे थे दांते और हर्बर्ट की, नहीं नहीं बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा हमको भी लेके चलिए, समझ गया। लेकिन जब रॉब्सपियर कुछ गलत कह रहा था तो ये लोग उसको कहते थे कि नहीं नहीं ये गलत है, इसको ऐसे नहीं करिए। तो ये इन लोगों को भी मार दिया, यानी दांते को भी मार दिया और हर्बर्ट को भी मार दिया। ठीक, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो एक इतिहासकार थे डेस्मोल्सियस, इन्होंने कहा कि क्रांति अभी शिशु अवस्था में है। आगे बताएंगे डेस्मोलिस क्या बोले थे स्वतंत्रता को लेके, कि डेस्मोलिस बोले थे कि अभी जो एक क्रांति है शिशु अवस्था में है, इसको पालने की, सही अनुशासन से इसको पालने की आवश्यकता है। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि क्रांति शिशु अवस्था में ही बिगड़ रही है। तो यहाँ के बाद हम लोग देखें कि रॉब्सपियर जब इन लोग को मार दिया तो रॉब्सपियर पूरी तरह अब अपने अंडर में ले लिया। अब रॉब्सपियर ही शासक है, राजा को ही बंदी बना लिया था, जो हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे। और राजा के बंदी के बनाने के बाद ही राजा को गिलोटिन भी चढ़ा दिया, राजा को गिलोटिन भी चढ़ा दिए, राजा को गिलोटिन चढ़ा दिए। उसके बाद यहां से फिर से वही अब आ गया बात कहां, तो अब ये रॉब्सपियर जो है ये आतंक का राज मचा दिया। यही आतंक का राज देखना है हमको। देखिए यही आतंक का राज है। एक कहता था
कि भय से है प्रेम। ठीक, अब जितना भी चर्च चल रही थी उस समय, सब चर्च को बोला कि सुनिए सब बंद होगा, और बंद ही नहीं होगा, सारा हमारा भवन दफ्तर यानी ऑफिस खुलेगा। एक दूसरा शब्द और है, वहां के लोगों को मैस्यूर बने महाशय बोला जाता था, किसको? पुरुष को, और महोदया बोला जाता था महिला को। यही मदाम, मदाम से ही मैडम शब्द जो आप लोग हम लोग सुनते हैं आज, मैडम मैडम, यही मदाम शब्द से मैडम बना हुआ है। मस्यूर कहीं बोला कि नहीं, अब मस्यूर जो आप महाशय बोल रहे हैं, अब उसको सितोयन बोलिए यानी नागरिक बोलिए, और महिला को सितोयिन बोलिए यानी नागरिका बोलिए। समझिए कितना बड़ा चेंजिंग है। महाशय महोदया मैंने यही महोदया, महाशय को नागरिक और महोदया को सितोयिन यानी नागरिका। इसके पहले महाशय और महोदया बोला जाता था, लेकिन ये आया यानी रॉब्सपियर तो बोला कि नहीं, इन लोग को सितोयन बोलिए या सितोयिन यानी नागरिक और नागरिका बोलिए। ये ड्रेस का कोड दिया। एक ड्रेस था ब्रीचेस, ब्रीचेस और कुलौथ। तब ब्रीचेस जो था ये बड़े लोग माने कुलीन वर्ग के लोग इसको ब्रीचेस पहनते थे। ब्रीचेस देखिए कुलीन लोग पहनते थे, जो घुटने तक ही होता था। और कुलौथ जो है एक गरीब लोग पहनते थे यानी गरीब वर्ग। और इसका तो धारीधार लंबी पतलून होती थी और लाल टोपी, लाल टोपी एकदम सबको पहनना पड़ता था। और जो ब्रीचेस पहनते थे तो ये बोला कि नहीं, सबको कुलौथ पहनना है। रॉब्सपियर बोला कि सबको कुलौथ, जबकि ब्रीचेस कुलीन वर्ग के लोग पहनते थे और आपको कुलौथ गरीब वर्ग के लोग पहनते थे। तो ये बोला कि नहीं, सब लोगों को कुलौथ पहनना है। कुलौथ क्या था? तो धारीधार पतलून, लंबी लंबी पतलून थी और उसके साथ लाल टोपी आपको पहनना है। ये बात कहता था। कई लोग, कई कुलीन लोग भी रॉब्सपियर के डर से कुलौथ पहनना भी शुरू कर दिए थे। बात ध्यान दीजिए, ये पहनना भी यहीं पर हम बताए थे कि डेस्मोलिस एक थे, डेस्मोलिस ने ही कहा था कि ये क्रांति अब शिशु अवस्था में है, अभी इसको सही अनुशासन की आवश्यकता है, नहीं तो और हम देख रहे हैं कि ये क्रांति शिशु अवस्था में ही बिगड़ते जा रही है। तो ये बात डिस्मोलिस कहे। अब डिस्मोलिस को ही ये क्या, तो फिर से गिलोटीन चढ़ा दिया। इतना आतंक मचा दिया कि धोखे से जुलाई 1794 में, देखिए 93 से 94 तो यही है, तो जुलाई के महीना 1994 में, 1794 में किसको, तो गिलोटीन चढ़ा दिया गया, यही रॉब्सपियर को भी। रॉब्सपियर को ही गिलोटीन चढ़ा दिया गया और रॉब्सपियर का यहां से आतंक राज खत्म हो गया। 2 मिनट में ध्यान दीजिएगा। क्या बताएं कि रॉब्सपियर जब आया तो जो पादरी लोग का चर्च था वो बंद हो गया और वहां सब पर ये अपना भवन दफ्तर खुल लिया। महाशय और महोदया, महाशय कहा जाता था वहां के पुरुष को और महोदया बुलाया जाता था वहां के महिलाओं को। लेकिन ये बोला कि नहीं, पुरुष को नागरिक बोलिए यानी सितोयन बोलिए और महिला को सितोयिन बोलिए यानी नागरिका बोलिए। ये चेंजिंग रॉब्सपियर के समय ही हुआ था। रॉब्सपियर के समय ही एक था इतिहासकार डेस्मोलिस, ये डेस्मोलिस के ही बोले थे कि एक क्रांति अभी शिशु अवस्था में है और इसको अभी सही से पालने की आवश्यकता है। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि एक क्रांति शिशु अवस्था में ही बिगड़ते जा रहा है। ये बात वो अपने दिमाग से प्रदर्शित कर रहे थे। रॉब्सपियर बोला कि जी बुलाइए, कहाँ है डेस्मोलिस साहब, बुलाइए इनको। इनको गिलोटीन चढ़ा दिया गया और धोखे से इतना आतंक का राज मच गया कि कुलौथ और ब्रीचेस, ब्रीचेस जो थे वो कुलीन लोग पहनते थे यानी घुटना तक आता था, और कुलौथ जो है वो गरीब यानी वर्ग के लोग पहनते थे यानी मध्य वर्ग गरीब वर्ग के लोग पहनते थे। तो जब ये पहनते थे तो ये क्या था, तो धारीधार लंबी पतलून था जो कुलौथ था और उसके साथ लाल टोपी। तो बोला कि नहीं, अब सब कोई यही पहनेगा यानी ब्रीचेस नहीं, कुलौथ पहनेगा और धारीदार टोपी पहनेगा साथ में। कई कुलीन लोग इसके भय से ये पहनना भी स्टार्ट कर दिए थे। और हम लोग देखें
कि जुलाई 1794 में रॉस्पियर को ही धोखे से गिलोटिन चढ़ा दिया गया। ठीक, अब आइए देखिए, अब जब गिलोटिन जब उसको खत्म हो गया रॉस्पियर, तो अब एक गणतंत्र आया 94 में, उसकी मृत्यु हो गई, तब 95 से 99। तो अब इस समय प्रभावी वर्ग में मध्य वर्ग आया। रॉस्पियर निम्न वर्ग था, ये फिर से मध्य वर्ग आया। अब बोला गया कि नहीं, अब ऐसे नहीं होगा, अब संविधान बनेगा और संविधान के साथ ही हम लोग अब चलेंगे। अब इस पर सबको ध्यान रखा जाएगा। इसी संविधान में डायरेक्टरी शासन को लागू किया गया, किसी पार्टी के नहीं। यहीं पर एक संविधान बनाया गया 1795 में, डायरेक्टरी शासन को लाया गया। इसमें बोला गया कि देखिए 2 सदन होंगे और 5 डायरेक्टर होंगे। 2 सदन होंगे और 5 डायरेक्टर। पहले समझिए, इसको कह सकते हैं कि ये उदार गणतंत्र था। गणतंत्र तो रॉस्पियर के समय भी था, लेकिन देखे कि बाद में कैसे आतंक का राज मचा दिया। लेकिन यहां पर बोला गया कि नहीं, अब सबको देख के किया जाएगा। और इसमें फिर से एक्टिव हुआ मध्य वर्ग, और मध्य वर्ग एक्टिव हुआ और बोला कि एक संविधान बनाइए, और इस संविधान में बनाइए और इसमें डायरेक्टरी शासन, यानी 5 लोग मिलके इसमें डायरेक्टर रह के शासन करेंगे, और ये 2 सदन होगा। ये बिल यही सदन से पास होगा। 5 डायरेक्टर रहेंगे, ना कोई व्यक्ति का रहेगा ना कोई पार्टी रहेगा, ध्यान रखिएगा। इसलिए कि फिर अगर कोई पार्टी चलेगा तो फिर कोई रॉस्पियर बन जाएगा, फिर कोई रॉस्पियर बन जाएगा, इसलिए कि पार्टी नहीं। तो अब देखिए हुआ कि इसी में हुआ क्या है कि देखिए डायरेक्टरी शासन में ही एक शब्द आते हैं, एक, और वो आते हैं कौन, तो वो आते हैं नेपोलियन बोनापार्ट। अब यहीं से समझिए नेपोलियन बोनापार्ट को थोड़ा सा, आज इसको खत्म करेंगे। देखिए अब आते हैं नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट, देखिए यही नेपोलियन एक सेना के कमांडर थे। देखिए अब ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को। ये 5 डायरेक्टरी शासन कर रहे हैं, ये डायरेक्टरी शासन जिसे कहा गया। अब इसमें ना कोई पार्टी ना आगे बढ़ेगा ना कोई। अब यहां से थोड़ा सा समझिए कि नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट जो थे, नेपोलियन बोनापार्ट, ये नेपोलियन बोनापार्ट जो हैं ये आए और ये सेना के कमांडर हैं। इनको युद्ध के लिए भेजा जा रहा है। बात अब ध्यान दीजिएगा, नेपोलियन बोनापार्ट को युद्ध के लिए, इसलिए कि बाहर में युद्ध होती थी। तो एक बात और है कि जब युद्ध में जाते थे और युद्ध ये जीत जाते थे, बड़ा लोग इनका स्वागत करता था। लोग नेपोलियन का, तो 5 डायरेक्टर जब वहीं नीचे टापू जो ऑस्ट्रिया इंग्लैंड के जो यहाँ नीचे मिस्र के पास में सब टापू समुद्री से युद्ध करना पड़ता था, इसलिए कि फ्रांस का आंतरिक सेना मजबूत था लेकिन बाहरी सेना कमजोर था। यही हम तुरंत बताएंगे कि इंग्लैंड का आंतरिक सेना कमजोर था लेकिन बाहरी सेना उसका मजबूत था। तो नेपोलियन को युद्ध के लिए भेजा गया, सेना का कमांडर ही था और ये जीत के आया। जोरदार स्वागत, 5 डायरेक्टर मिलके ताली बजाएं और पूरा फ्रांस एकदम खुश है। और उसी समय ये 5 जो डायरेक्टर हैं, इसी में से एक डायरेक्टर की मृत्यु हो गई, यानी सीट खाली है, जतरा बनल है, सीट खाली। लोग बोला कि जी इस पर कौन बैठेगा, तो पूरा फ्रांस की जनता करे कि बस बस इनको बैठाइए, यानी नेपोलियन बोनापार्ट को बैठाइए। और उस 5 डायरेक्टर में एक डायरेक्टर में आ गया नेपोलियन बोनापार्ट। समझ गए। अब यहां से जब नेपोलियन आ गया तो यही नेपोलियन की कहानी से देखना है हमको कि नेपोलियन देखिए किया क्या कि ये उसको बोला कि नहीं अब 5 को नहीं रहेगा, अब उसको हम डायरेक्टरी शासन तो है ही है 5 आदमी, लेकिन अब काउंसलिंग उसमें रहेगा, काउंसलिंग पद्धति, काउंसिल पद्धति रहेगा जिसमें एक प्रधान होंगे और 3 सदस्य होंगे, एक प्रधान होंगे और 3 सदस्य होंगे। अब इसमें किया क्या नेपोलियन, अरे पूरा जन समर्थक तो उसके पास है, है बोला कि जी वोटिंग करा लीजिए, अब जनमत संग्रह कराइए। नेपोलियन बोला कि अब जनमत संग्रह कराइए। और उसको ये भी पता था कि सब हमारे साथ है, आइए आप लोग चुनिए। तो लग रहा है कि कोई मने कहेगा कि बस बस आपे हैं,
तो नेपोलियन जब बना धीरे धीरे 3 सदस्य, तो ये 3 सदस्य इसके अंडर में एक तरह से आ गए। अपना जो पसंदीदा लोग था वो लोग ही इसका सदस्य बनते चला गया। अब देखिए होता क्या था कि अब तो कोई समस्या ही नहीं है, लेकिन कुछ आर्थिक सुधार किया। ये बोला कि सुनिए अब हम पूरे फ्रांस के ही नागरिक से टैक्स नहीं लेंगे, टैक्स नहीं लेंगे। तो लोग पूछा कि जी तब कैसे चलाइएगा? तो बस युद्ध विजय, युद्ध करेंगे, वो पैसा से हम देश चलाएंगे, हमको ना चलाना है। पूरा फ्रांस का जनता बोला कि वाह, सेना हो मने राजा मने नेतृत्व तो करता हो तो नेपोलियन जैसा। यही नहीं, पूरा यूरोप का लगभग सभी देश कह रहा है। ये नेपोलियन कहता था कि सुनिए समानता अब बंधुता, ये सब हमारा समानता होना चाहिए और हम देश के पूरे भाई हैं यानी बंधु हैं, सब समान। लोग बोला कि वाह। बगल का भी लोग कह रहा है कि जी हुजूर थोड़ा सा इधर भी आइए, नेपोलियन राजा हो तो नेपोलियन के जैसा। यूरोप के लगभग कई लोग कहने लगा। ऐसे ही देखते देखते ये नेपोलियन बोनापार्ट जो 40 लगभग 35 से 40 यूरोप देश जीत लिया। समझिए 35 से 40 यूरोप कंट्री भी ये जीत गया। जब जीतने के बाद ये धीरे धीरे कुछ बेहतर काम भी किया, जैसे सड़क भी बना, रेल भी हुआ। 1800 ईस्वी में बैंक ऑफ फ्रांस का भी इन्होंने गठन किया। उससे पहले राजा बैंक बनाएंगे तो नहीं, इसने बैंक ऑफ फ्रांस की भी अथवा किया। कई उद्योग को भी इन्होंने बढ़ावा दिया। उद्योग के साथ साथ प्रदर्शनी, लोग बोला कि देखिए वहां के लोगों को बोला कि देखिए प्रदर्शनी, जो बिजनेसमैन लोग हैं कि जाइए अपने सामान को प्रदर्शनी लगाइए गाँव गाँव। स्वदेशी अपनाने पर जोर दिया, स्वदेशी पर जोर दिया। असमानता, राष्ट्रीयता और सैन्य मुद्दा बना दिया। समानता के मुद्दा को इसने सैन्य मुद्दा बना दिया, राष्ट्रीयता का मुद्दा बना दिया। इसी करते करते ये सब जीत गया। अब एक मन में सवाल आ रही होगी कि सर महिलाओं की स्थिति, तो महिलाओं की स्थिति हम लोग अलग से देख लेते हैं कि महिलाएं की क्या स्थिति थी। तो देखिए महिलाओं की जो स्थिति थी महिलाएं की, वो कुलीन पहले था कि देखिए क्या था कि रॉबस्पियर के भी समय महिलाएं जो कुलीन धनी परिवार से थी वो पढ़ सकती थी थोड़ा बहुत, जो उस कट मने अमीर लोग हैं, लेकिन पढ़ लिख सकती थी। लेकिन तृतीय स्टेट यानी ये तृतीय स्टेट मतलब वही सर्वसाधारण कह सकते हैं। सर्वसाधारण लोग इसमें पढ़ेगा नहीं, ये सिलाई बुनाई कढ़ाई करेगा लेकिन पढ़ाई नहीं करेगा। सिलाई बुनाई कढ़ाई करेगा लेकिन पढ़ाई नहीं करेगा, और यही निष्क्रिय नागरिक कह सकते हैं, यही निष्क्रिय नागरिक। और रॉबस्पियर 1793 में एक महिला आई, ओलंप दे गूंज। देखिए यही महिला बोली ओलंप दे गूंज कि सुनिए पुरुष को तो अधिकार सब है। उस समय जब महिलाओं को हमेशा पुरुष के अधीन रखा गया, उस समय ये महिला वहां के सब महिलाओं की प्रतिनिधित्व कर रही हैं और कह रही हैं कि नहीं, हमको भी ये सब अधिकार मिलना चाहिए, हम लोगों को भी आप जिस तरह वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। इसलिए कि हम अभी तक बताएं कि चाहे जो शासक बने, वोट चल रहा है, चाहे 21 वर्ष पर वोट हो चाहे 25 वर्ष पर हो, सक्रिय लोग वोट करे या सभी लोग वोट करे, लेकिन महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं है, वोट का अधिकार नहीं है। इसीलिए ये ओलंप दे गूंज इन्होंने कह रहे हैं कि हमको भी वोट देने का अधिकार मिले। तो रॉबस्पियर का जो आतंक राज 1793 से 94 हम बताएं, तो यही 93 में इनको गिलोटीन चढ़वा दिया, इनको गिलोटीन चढ़वा दिया। बोला कि ऐसे सोचिएगा, आपका काम है कि बस सिलाई बुनाई कढ़ाई यहीं तक रहिए। लेकिन जब नेपोलियन आया यानी नेपोलियन बोनापार्ट, तो ये शिक्षा का अधिकार दिया, और सिर्फ शिक्षा का ही अधिकार नहीं दिया। नेपोलियन बोनापार्ट बोला कि देखिए शादी का भी स्वैच्छिक अधिकार है, अगर आप शादी कर रहे हैं तब महिलाओं की भी अनुमति आपको लेना होगा, यानी स्वैच्छिक अनुबंध, यानी महिलाएं भी स्वैच्छिक अपना देखेंगी कि हमको किससे शादी करना है, और तलाक की अर्जी लगाने की भी
अनुमति दिया। सबसे बड़ी बात समझिएगा, शिक्षा का भी अधिकार दिया, शादी स्वैच्छिक अनुबंध कर दिया कि नहीं, शादी स्वैच्छिक यानी महिलाओं की भी उसमें उपस्थिति होनी चाहिए शादी के दौरान, कि नहीं वो तलाक, अगर वो शादी से खुश नहीं है तो उन्होंने तलाक की भी अर्जी लगाने की उनको पूरी तरह से अनुमति थी। और कलाकार बनने की ये सब अनुमति पहले नहीं था, लेकिन ये सब नेपोलियन ने कुछ अच्छा महिलाओं के लिए किया। लेकिन एक सबसे बड़ा बात, अभी भी वोट देने से वंचित किया, यानी राजनीति से दूर रखा और महिलाओं को बोला कि देखिए आप पुरुष के अधीन रहिए, आपका काम है पुरुष के अधीन, राजनीतिक हस्तक्षेप आप नहीं करिए, आप पुरुष के अधीन रहिए। और वोट देने के लिए समानता का अधिकार और समान, अगर महिलाएं देखिए पढ़ लिख रही हैं, अगर काम भी कर रही हैं, कोई महिलाएं अगर नौकरी कर रही हैं, तब महिलाओं को वही काम पुरुष करेंगे और वही काम महिलाएं करेंगी। तो दोनों पुरुष महिलाओं में वोट देने का अधिकार तो है नहीं है, लेकिन पेमेंट जो है, वेतन सेम काम है, लेकिन महिलाएं को उसी काम के लिए कम वेतन मिलेगा, अब पुरुष को ज्यादा वेतन मिलेगा। अब मताधिकार तो है नहीं है, लेकिन समान वेतन और मताधिकार, ये आप गहरा असर है कि 1793-94 की बात कर रहे हैं, लेकिन फ्रांस में लगभग 1946 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। 1946 में वोट देने का अधिकार महिलाओं को भी मिला और समान वेतन, बोला कि नहीं समान वेतन का भी अधिकार इनको दे दिया गया। अब जहां तक हम समझ पा रहे हैं कि आप लोग हमारे बातों को समझ चुके होंगे, फ्रांसीसी क्रांति की समाप्ति एक तरह से कह सकते हैं। हम लोगों ने देखा क्या, तो नेपोलियन बोनापार्ट को जब आया उदार गणतंत्र, लोग बोला कि नहीं अब कोई पार्टी नहीं, एक तरह से डायरेक्टरी शासन से चलेगा आगे। और डायरेक्टरी शासन में क्या हुआ कि 5 डायरेक्टर रहेंगे और 5 डायरेक्टर ही तय करेंगे कि कैसे चलेगा, इसमें कोई पार्टी, अगर कोई पार्टी फिर से चलेगी तो फिर से वही होगा जो रॉबस्पियर कर रहे थे। फिर वही पर सेना का कमांडर थे नेपोलियन बोनापार्ट, और एक युद्ध के दौरान कई विजय किए। 5 डायरेक्टर खुश है, जब आ रहे हैं तो सब गले लगा रहा है डायरेक्टर लोग। तो जब बोला गया कि जब गले लगा रहा है लोग, तो ये आए और डायरेक्टर गले लगा रहे थे, लेकिन 5 डायरेक्टर में एक डायरेक्टर की मृत्यु हो गई। इसी को जतरा बोला जाता है। और लोग बोला कि जगह खाली है, कौन बैठेगा, तो पूरी फ्रांस की जनता एक लाइन में करे कि बस बस नेपोलियन बोनापार्ट को ही बैठाइए। नेपोलियन बोनापार्ट उसमें शामिल होते ही बोला कि नहीं अब काउंसिल पद्धति होगी और इसमें 4 सदस्य होंगे, 3 नीचे और 1 प्रधान होंगे। और एक धीरे धीरे उसमें अपने ही जो लोग थे उन्हीं को शामिल करना शुरू कर दिया, कोई हस्तक्षेप नहीं, धीरे धीरे अपना कर रहा था। फिर जनमत संग्रह कराया, क्योंकि इसको पता था कि पूरी फ्रांस की जनता हमारे साथ है। तो जब पूरी फ्रांस की जनता हमारे साथ है तो इन्होंने जनमत संग्रह कराया और जीत भी गए। धीरे धीरे कुछ अच्छा काम भी किए, जैसे 1800 में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किए, जो पहले की सरकार ऐसा नहीं कर रही की थी। राजा महाराजा बैंक खोलेंगे नहीं। उसके बाद क्या किए, उद्योग हुआ या प्रदर्शनी हुआ, बोले कि गांव गांव जाइए, प्रदर्शनी और स्वदेशी पर इन्होंने ज्यादा बल दिया। उसके बाद इन्होंने बोले कि कोई भी फ्रांस के जनता को टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है, पूरा फ्रांस की जनता बोला कि चल देश कैसे चलाइएगा, तो बोला कि देश हमको ना चलाना है, युद्ध विजय करेंगे और हम देश चलाएंगे। रेल सड़क सब में सुधार किया है। उसके बाद धीरे धीरे अपना चल रहा था, कई चीजें में सुधार हुई। सन्य मुद्दा वही चीज है कि आप बना दिए। फिर महिलाओं की जो स्थिति देखे कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार दिया, महिलाओं को शादी स्वैच्छिक अनुबंध किया, यानी महिलाएं भी अपने स्वेच्छा से शादी कर सकती हैं। उसके बाद क्या, महिलाएं भी तलाक की अर्जी लगा सकती हैं। उसके बाद महिलाओं को वोट देने का अधिकार अभी भी नहीं है और समान वेतन का भी अधिकार अभी भी नहीं है। समान वेतन अधिकार 1946 में मिलता है। अब समझिए क्रांति 17 में अभी चल रहा है, वोट 1946 में वोट और समान वेतन यहाँ पर लागू किया गया। उम्मीद है कि पूरी फ्रांस की क्रांति आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ से हम लोग रूसी क्रांति की तरफ आगाज करेंगे और रूसी क्रांति पढ़ने के बाद एक वर्ल्ड हिस्ट्री आपका चलते रहेगा।
ठीक है, ठीक है, धन्यवाद।